जी, वी आर लाइव नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मन्नान। आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। और आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब जावेद। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। शी हैज़ डन हर MS, MPhil, ADCP, leading to PhD. She is practicing at Al Razi Hospital as well as in Boston Health and Wellness Clinic. इसके साथ साथ she is doing teaching at Trifa International University and Green International University. और साथ में ये फाउंडर भी हैं पॉजिटिवली हैप्पी प्लेटफॉर्म की। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? चलिए मैम, हमें ज्वाइन करती हैं। तब तक मैं आज के सेशन के मतलब आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आज हम किन चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक है रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन फिज़िकल रिहैबिलिटेशन। हमारे पास अक्सर जो फिज़िकल थेरेपी में पेशेंट्स आते हैं जो अमूमन बेड रिटर्न होते हैं या पेडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी केसेस में जो पीड्स की पॉपुलेशन है हमारे पास और उनकी फैमिलीज़ किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, बाय बर्थ होता है और उसकी रिकवरी ज़रा देर से होती है, तो ऐसी कंडीशंस में वो इफ़ेक्ट करती है हमारे पूरे फैमिली सिस्टम को। साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को डिस्टर्ब करती हैं वो चीज़ें। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट की। उसके लिए हमने आज दावत दी है अपने जो गेस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब जावेद को। मैम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेयर मैम। मैम हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाया अपने टॉपिक का कि हमने ये सेशन आज का क्यों अरेंज किया है। कुछ बातें जो हम इंशाल्लाह टॉपिक में मज़ीद डिस्कस करेंगे। कुछ लोग जो खासकर FSC करते हैं स्टूडेंट्स, वो पूछते हैं कि साइकोलॉजी एज ए करियर ऑप्शन किस तरह रहेगा, और साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के मतलब बहुत से लोगों को क्यूरियस होती हैं कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, इसमें मेडिसिन का यूज़ होता है या नहीं होता, या ट्रीटमेंट का टाइम या इस पे एक्सपेंस कितने आते हैं, और किन कंडीशंस में हमें साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए। और एक कॉमन प्रॉब्लम जिस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब भी हम रेफ़र करते हैं किसी पेशेंट को या सोसाइटी में किसी भी शख्स को ये कहा जाए कि आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो आगे से उनका जो रिस्पॉन्स मिलता है हमें थोड़ा अजीब सा, वो ये कहते हैं कि जी आप हमें पागल कहना चाह रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि मुझे कुछ ज़हनी मसला है या मैं ज़हनी तौर पर बीमार हूँ। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैम सबसे पहले तो आप बेसिक डिफरेंस बताएंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सबको जो मुझे सुन रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो पर्सन है जो कि साइकोथेरेपी के थ्रू, बातचीत के थ्रू इलाज करता है। और वो बातचीत कोई आम अल्फाज नहीं होते। हमारा बोले जाने वाला एक एक लफ्ज, दी जाने वाली एक एक थेरेपी रिसर्च की बेस पे होती है। और जो थेरेटिकल रेफरेंस हमारे पास जो किताबें हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज हम यूज करते हैं, CBT, DBT, बिहेवियरल थेरेपी। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ हिप्नोटाइज करते हैं, जबकि जो हिप्नोटिज्म है वो एक पैरासाइकोलॉजी है। उससे हमारा कोई खास ताल्लुक नहीं है। हम कभी कभार उसको यूज कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पैरासाइकोलॉजी है। सो हम जो है साइकोथेरेपी करते हैं, बातचीत से इलाज करते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिकेशन देते हैं। सही। मैम आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहें कि किन कंडीशंस में पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए और किन कंडीशंस में पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आप अगर गाइड कर सकें हमें। श्योर। इससे पहले तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें कब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। तो बेसिकली आपको तब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाना चाहिए जब आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, नंबर 1। नंबर 2, कब किसके पास जाना चाहिए? अगर आप सुसाइडल हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ रहे हैं, होमोसाइडल हैं,
किसी और को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ रहे हैं, या फिर साइकोसिस में है, जैसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको शक पड़ रहा है कि कोई आपके खिलाफ प्लान प्लॉट्स कर रहा है, कोई आपके दिमाग में आवाजें डाल रहा है, कोई आपके दिमाग से आवाजें निकाल रहा है। अगर आप इस किस्म की सूरत हाल में है तो पहले साइकेट्रिस्ट जो कि मेडिकेशन देता है, पहले उसके पास जाएं, और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं। इसके अलावा हर कंडीशन में पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करे तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। हम बेसिकली साइकेट्रिस्ट के पास तब भेजते हैं अगर आपके मेंटेनिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो। मतलब एक फीमेल हमारे पास फॉर एग्जांपल आती है, मैं आपको बड़ी कॉमन मिसाल देती हूँ, जो कि कहती है जी कि मैंने अपने शौहर के साथ भी रहना है, उसके जूते भी खाने हैं, उसे मार भी खानी है, और मैं इस स्ट्रेस में रहना चाहती हूँ, आप बस मुझे कोई गोली दे दें कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं। उस हालत में फिर हम कहते हैं जाओ बीबी साइकेट्रिस्ट के पास जाके कोई दवाई ले लो। या एक फीमेल है, उसके फादर भी अब्यूसिव है, उसकी मदर भी अब्यूसिव है, उसकी फीमेल अटेंडेंट्स जो भी हैं, बहुत ज्यादा मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं उस बेचारी के साथ या उस बेचारे के साथ। मेल भी प्रॉब्लम्स में है, फीमेल्स भी हैं। सो अगर आपकी जिंदगी में मसाइल बहुत ज्यादा है और उनका हल नहीं है, हल वैसे हर प्रॉब्लम का होता है, लेकिन अगर अभी बहुत ज्यादा मसले हैं और वो सॉल्वेबल नहीं है, तब हम अक्सर औकात कहते हैं कि अच्छा अगर आपकी विल पावर बिल्कुल खत्म हो गई है तो आप स्लाइट मेडिकेशन, हल्की फुल्की दवाई लें। सही, थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने जो हमारा टॉपिक है आज का उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि ये है कि हम फिजिकल रिहैबिलिटेशन के दौरान हम बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट होते हैं उनकी फैमिलीज़ होती हैं, अगर कोई बच्चा है पेशेंट, उसके जो पेरेंट्स हैं जो डायरेक्टली उनके साथ लिंक में होते हैं और वो उनको डेली बेसिस पर हैंडल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। पेशेंट भी और उनकी फैमिलीज़ भी बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं उस कंडीशन से, उस सिनेरियो से या ट्रीटमेंट प्लान से। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को किस तरह से इनकरेज करना चाहिए या कन्विंस करना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें, या उनकी फैमिलीज़ को ये बताना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और इसकी जो प्रोग्रेस है उस पर मोटिवेशन मिलती है उनको, तो हम किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर किसी की जिंदगी में कोई मसला होता है ना, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल है उसकी जिंदगी में कोई मसला है, वो कहेगा मैं ना 10 दिनों के लिए मरी चला जाता हूँ। अगर कोई फीमेल है वो कहेगी अच्छा मैं ना पार्लर चली जाती हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ, अपनी अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजीज है। अब जो रिहैब के पेशेंट्स है ना, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई स्ट्रोक है, कोई सीपी है, वो इंसान जिसको अपनी सेल्फ के साथ प्रॉब्लम है, वो तो खुद से भी नहीं छुप सकता, वो कहीं भाग भी नहीं सकता, वो जहां जाएगा उसका सामना अपने आप से होगा। अपने से छुपना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जो लोग जो अपने से ही नहीं भाग सकते, उनको हम ये सिखाते हैं कि अपने साथ कैसे रहना है, अपने साथ खुश कैसे रहना है, और अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करना है। तो ये आपको बहुत सारी जर्नल पॉपुलेशन सिखाएगी इन अल्फाज के जरिए, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो। हमें भी पता है शुक्र करना है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है कि इस सिचुएशन में शुक्र और सब्र करना कितना मुश्किल है। जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको समझते हैं, उसके इमोशंस को, उसकी थॉट्स को, उसको रिगार्ड देते हैं, और फिर उसको समझाते हैं कि जिंदगी में उसके लिए अब क्या मजीद स्किल्स हैं। लाइक एक स्पोर्ट्स का पर्सन है, वो क्रिकेट खेलता था, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, इंजरी हो गई है, 25 साल से वो क्रिकेट खेलता था, अब उसके लिए बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है जी कि मैं तो अब क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। उसको गिल्ट है, उसको लो सेल्फ एस्टीम है। तो इसमें रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट है कि वो उसको बताए थी कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उसको मोटिवेट करना। हमेशा कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से प्लान होता है आपके लिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुला होता है। सिर्फ देखने वाली आंखें होती है जो कि आपको नजर नहीं आती, क्योंकि जो एक स्ट्रेसफुल माइंड होता है वो सोच नहीं सकता। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इतना करता है कि वो आपके दिमाग से स्ट्रेस निकालता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप खुद ही कर लेते हैं। आप अपने पेशेंट्स को मोटिवेट करें कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएं। कुछ सेशंस लगते हैं और आपके दिमाग से स्ट्रेस निकल जाता है। जब स्ट्रेस निकलता है तो आपको समझ आता है ओहो ये मसला तो इतना बड़ा था ही नहीं, मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था। ठीक है मैम, आपने बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया।
मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूँ कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी पेशेंट को एक लंबे अरसे से देख रहे होते हैं, लाइक स्ट्रोक का पेशेंट आपने जिक्र किया, जो बेड रिडन होता है, जिसको वापस चलने में, बैठने में और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में, उसको ट्रेन करने में हमें टाइम लगता है। बीच में उस पर ऐसे एपिसोड आते हैं जब हमें कुछ सेशंस के बाद उसको साइकोलॉजिकली भी रिहेबिलिटेशन देनी पड़ती है, उनको थेरेपी देनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि आपके लिए ज़रूरी है और आपको ऐसा करना चाहिए। हमेशा हर कंडीशन में ऐसी फिजिबिलिटी शायद नहीं होती होगी कि हर पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको रेफर करें, लेकिन वो शायद खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, या फैमिली बॉदर नहीं करती इस चीज़ को लेके। तो कोई ऐसी चीज़ें जो आप फिजिकल थेरेपिस्ट को रिकमेंड करना चाहें, कुछ ऐसी टिप्स आप उनको बताना चाहें कि जिससे वो अपने पेशेंट को या उनकी फैमिलीज को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये बेहतर है, तो आपको इस कंटिन्यू करना चाहिए प्लान। ओके, अगर तो मुझे फिजिकल थेरेपिस्ट सुन रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी, एक कोर्स होता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर तो वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं तो कोर्स अटेंड कर लें, अगर नहीं कर सकते तो सीबीटी की बेसिक बुक्स होती हैं, बेसिक एंड बियॉन्ड, उसको स्टडी करने की कोशिश करें, जिसमें ये बताया गया है कि जब एक इंसान साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड होता है तो वो 3 लेवल्स पे होता है। एक आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, एक आपके बिहेवियर्स डिस्टर्ब होते हैं, और एक आपकी थॉट्स डिस्टर्ब होती हैं। हम जब किसी को स्ट्रेस में देखते हैं ना, हम सिर्फ बिहेवियरल लेवल पे सजेशंस देते हैं, खाना ठीक कर लो, वॉक कर लो, ब्रीदिंग कर लो, दोस्तों के पास चले जाओ, ये सिर्फ बिहेवियरल लेवल है। बिहेवियरल लेवल ठीक करके आपकी सोचे और इमोशंस ठीक नहीं हो सकते। तो आपके क्लाइंट के तीनों लेवल्स पे काम करने की जरूरत है, उसके इमोशंस पे, कि उसके अंदर जो जग भरा हुआ है उसको जाके वेंटिलेट करे, उसको अपनी जगह रख के देखो, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। फिर इमोशन से रिलेटेड बेतहाशा टेक्निक्स है जो कि आप लोग स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉग्निशन। इसके लिए आपको एक मैं छोटी सी टेक्निक बताऊंगी। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में आने वाले वाकयात और हालात हमें डिप्रेस कर देते हैं, लेकिन हमें डिप्रेस करती हैं उनसे जुड़ी सोचें। फॉर एग्जाम्पल, 2 प्लेयर्स हैं, दोनों के साथ कोई फिजिकल इंजरी हो गई है, एक डिप्रेशन में चला गया, दूसरा नहीं गया। क्या रीजन है? एक ने सोचा कि मैं जिंदगी में कुछ और कर सकता हूँ, दूसरे ने सोचा मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसका मतलब है कि जिंदगी में आने वाला वाकया हमें परेशान नहीं करता, हमें परेशान करती है कि कैसे हम उस वाकये को परसीव करते हैं। मिसाल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हैं, चलते चलते आप स्लिप हो गए हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ये सोचें जी कि लोग क्या सोचेंगे और आप शर्मिंदा हो जाएं, या फिर आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, हर बंदा गिरता है, और आप उठ के चल पड़े। आपको अपने थॉट सिस्टम पे काम करना पड़ता है जब भी आपको कोई इंजरी आती है या जब भी कोई पेशेंट आता है। जब भी कोई पेशेंट आता है आप जरा देखें कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है? वो जो बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके पीछे जुड़ी हुई उसकी सोचों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उससे रिलेटेड उसको लॉजिकल आंसर दें। हम क्या आंसर्स देते हैं? पॉजिटिव आंसर्स। ठीक है, एज मुस्लिम्स हम कहते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं जी कि अगर उसको माइनर इंजरी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और वो कहते हैं जी कि मैं तो शायद अब कभी नहीं चल सकूंगा, तो यू कैन आस्क हिम कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है इसको प्रूव करने के लिए कि आप नहीं चल सकेंगे। इस तरह की वकील बन के आप उससे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक। ठीक है मैम, आपने बीच में इमोशंस की बात की, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं कि हमारी अभी हमने स्ट्रोक की बात की, जिसमें एक पेशेंट जो है वो अमूमन अडल्ट होते हैं और ओल्ड एज होते हैं, उनको हम किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं इन टिप्स को फॉलो करते हुए जो आपने बताएं। हमारी अगर बात करें तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जो पेडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में, जिसमें हमें बच्चों को अमूमन डील करना पड़ता है, और वो बच्चे बाजुकात इस एज में होते हैं और ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो शायद हमारी बातों को ठीक से समझ भी नहीं पाते। तो हम उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं कि वो इन एक्टिविटीज का हिस्सा बने? ओके, बच्चों के लिए बेसिकली आप सीबीटी नहीं यूज करते हैं, बच्चों के लिए आप यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी, जो कि बेस्ड है री के प्रिंसिपल के पे। बच्चों को आप देते हैं री,
ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स। और पनिशमेंट जो है हमेशा हम कहते हैं आखिरी या फिर नापसंदीदा अमल है जो कि हम बच्चों के मामले में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों से अगर एक टास्क करवाना है, जैसे आपने उससे कहना है कि बेटा 4 कदम चल के दिखाओ, तो आपने उसके लिए कोई रीइंफोर्सर सेट करना है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जैसे टोकन इकोनॉमी। आप उसका एक चार्ट बनाएं, आप उससे कहें जी कि आज अगर तुमने 4 कदम चल लिए तो मंडे वाले दिन हम आपको एक स्टार बना देंगे, और अगर आपने वीक में 4 स्टार्स अचीव कर लिए तो वीक के एंड में आप उसे एक चॉकलेट दें। रीइंफोर्सर वो होना चाहिए जो कि बच्चे को पसंद हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा होना चाहिए जो आप अफोर्ड भी कर सके या उसकी फैमिली अफोर्ड भी कर सके। एंड नंबर 3, जो कि बच्चे के पसंद का हो। सो ये टोकन इकोनॉमी बच्चे के बिहेवियर को बहुत ज्यादा री करती है, और जरूरी नहीं है कोई चीज हो। अक्सर बच्चे के लिए शाबाश भी बहुत अच्छा रीइंफोर्सर होता है। अक्सर बच्चे के लिए ये भी बहुत बड़ा रीइंफोर्सर होता है कि आप उसके साथ बैठ के कोई गेम खेलने हैं कि अच्छा अगर आपने ये वाला कर लिया ना, 7 डेज करके दिखा दिया, तो फिर 8th डे में आपके साथ बैठ के चेस खेलूंगा या लूडो खेलूंगा। ऐसे रीइंफोर्सर्स भी आप बच्चों के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है मैम, अगर हम बात करें कि पेरेंट्स जो हैं पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है, और वो जो सेशंस होते हैं वो हमें शायद रेगुलर भी लेने पड़ते हैं उनको पेरेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे को फुल टाइम करवानी पड़ती हैं। आप बच्चे को आप घर में भी एक्टिविटी करवाएं। और हमने ऐसा भी देखा है ऑनेस्टली स्पीकिंग के कुछ फैमिलीज़ में पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर यूँ कह लें कि तशद्दुद भी करते हैं उनकी उस डिजीज़ को लेके कि आप ऐसे क्यों हो, और ऑब्वियसली उसके पीछे उनका एक स्ट्रेस फैक्टर होता है और वो ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह ने हम पर ही ये कंडीशन क्यों हमें दी है और ये सब कुछ इस तरह से क्यों हो रहा है। तो हम पेरेंट्स को किस तरह से गाइड कर सकते हैं या उनको किस तरह से हम तसल्ली दे सकते हैं? अच्छा, पहली बात जो आपने पहले की कि अगर तो वो रिलीजन पे ये बात डाल रहे हैं, तो पहले तो आपको उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्लियर करना है ना, कि अल्लाह जब आपको आजमाइश देता है तो अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को ही आजमाइश देता है ना। अल्लाह को जो लोग पसंद नहीं है अल्लाह तो उनको खुला छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो आपको उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्लियर करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा जी कि वो स्ट्रेस में होते हैं, डेफिनेटली वो एक स्पेशल बच्चा पालना बड़ा मुश्किल बात है। सीपी के साथ है, ऑटिज्म के साथ है, या आपके पास डाउन सिंड्रोम के साथ आते हैं। पेरेंट्स सारा दिन बच्चा पाल रहे हैं, और यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स नहीं, अक्सर या तो माँ पाल रही है या बाप पाल रहा है, ठीक है, एक पे सारी जिम्मेदारी है। तो उस टाइम आपने पेरेंट्स को सिखाना है कि अपनी वेलबींग पे काम करें। वेलबींग का एक पूरा कॉन्सेप्ट आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसके 11-12 कंपोनेंट्स है कि आप पेरेंट्स को कहें कि अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपने लिए डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें। कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा ऐसा रखें जिसमें आप बच्चे से बिल्कुल अलग हो और वो आपका मी टाइम हो। अपना उसमें आप कोई ब्रीदिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ निकल जाएं। 1 घंटा कम से कम बच्चे से दूर रहें। तो ये वेलबींग की कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आप क्लाइंट्स को जरूर सजेस्ट करें कि वो अपने लिए करें। ठीक है मैम, आपने अभी बात की स्ट्रेस की, तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है और हम इसको किस तरह से कॉप कर सकते हैं? ओके, हंसी आ गई है मुझे, लेकिन असल में होता ये है कि जब भी कोई क्लिनिक में आता है ना, तो वो आते साथ ही मुझे कहते हैं मैडम मुझे ना डिप्रेशन हो गया। तो मैं पूछती हूँ कौन से वाला डिप्रेशन, क्योंकि बड़ी बड़ी मजे की डेफिनेशन है सबकी डिप्रेशन की। बेसिकली देखें डॉक्टर साहब, जैसे बुखार होता है, अगर हमारे सर में दर्द हो रही है, कंधों में दर्द हो रही है, हम नहीं कहते कि आपको बुखार हो गया है। बुखार का एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि जब हम कहते हैं जी कि थर्मामीटर पे 99 से ऊपर आ जाएगा तब आपको बुखार है, वरना आपको बुखार नहीं है। इसका मतलब है कि बुखार का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है विच इज 99 अबव ऑन द थर्मामीटर। इसी तरह डिप्रेशन का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि अगर 2 हफ्तों से आपका मूड लो है और लॉस ऑफ प्लेयर है और आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, और जो मैं सिम्टम्स आपको बताने लगी हूँ इनमें से कम अगर आपको 5 हैं तो आपको डिप्रेशन है, वरना आपको डिप्रेशन नहीं है। वो सिम्टम्स कौन से हैं? सुसाइडल हो रहे हैं या होमोसाइडल हो रहे हैं, होपलेसनेस है, लो सेल्फ एस्टीम है, इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया है, खुराक में कमी है, खुराक में ज्यादती
आती है, बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, ये सारे सिम्टम्स में से कम 5 हैं और इसके साथ साथ सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको डिप्रेशन है। कोई एक आधा सिम्टम होने से आपको डिप्रेशन नहीं हो गया। एक आधा सिम्टम होने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस है। ठीक है, मैम आपने बड़े अच्छे से गाइड किया। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें हम लोनलीनेस के बारे में पढ़ रहे थे कि अकेला रहना या लोनलीनेस जो है वो प्रीमेच्योर डेथ काज करती है और 50% केसेस में सेकेंडरी प्रॉब्लम्स के साथ हमें अटैच कर देती है। तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कुछ लोग हैं उनको इंट्रोवर्ट होना या फिर अकेले रहना पसंद होता है, तो आप नहीं समझती कि उनकी हेल्थ पे इसका कोई बैड इफेक्ट होता है? देखिए, आप बात करें पर्सनालिटी टाइप की, ठीक है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं या लोगों के साथ। डेफिनेटली रिसर्च ये कहती है कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो जिंदगी में खुश रहते हैं। अब मैं हमेशा अपने इंट्रोवर्ट क्लाइंट्स को एक बात बताती हूँ कि देखें, आपकी मर्जी आप इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन आजकल का जो जमाना है ना, इंट्रोवर्ट बंदे की जिंदगी कोई नहीं है। आप 4 लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे तो आप कुछ करेंगे ना। सो डेफिनेटली आप जो शेयर कर रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स योर चॉइस, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। मैम मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन करना चाह रहा था, आपने इमोशंस की बात की थी। इमोशंस हमारे यहाँ अगर हम जनरल पब्लिक में बात करें तो यूथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और यूथ में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप्स का होता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई रिलेशन स्पॉइल होता है और ब्रेकअप वगैरह होते हैं, तो हमारी यूथ में बहुत कॉमन मसला है कि वो उस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते, और वो सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर, आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ चलेंगे? अच्छा जी, चले। बेसिकली देख, जब हमारी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत इज लाइक एन एडिक्शन ना। तो एडिक्शन वो ड्रग की हो, सिगरेट की हो, किसी भी चीज की हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए तो हमारे मजहब में मियाना रवि का कॉन्सेप्ट है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली जब आप एडिक्शन से हटते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना आपकी बॉडी को एडजस्ट करने को। अगर आपका मंडे वाले दिन ब्रेकअप हुआ और आप चाह रहे हैं कि आप वेनेसडे वाले दिन ठीक हो जाएं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ दिन आपका नॉर्मल ह्यूमन इमोशन तो रहेगा ना। कुछ दिन आप सैड रहेंगे, कुछ दिन आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, कुछ दिन आप लो रहेंगे। यहाँ पे आपको इमोशंस को समझने की जरूरत है। हम सैड भी होते हैं ना तो हम कहते हैं हम डिप्रेस हो गए, हम एंग्री होते हैं तो हम कहते हैं हम एग्रेसिव हो गए। तो हेल्दी इमोशन है, गुस्सा आना भी हेल्दी इमोशन है, सैड होना भी हेल्दी इमोशन है, गिल्ट होना भी हेल्दी इमोशंस है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के इमोशंस है। इसकी एक्सेस होना गलत है, ठीक है। सर का जो सवाल था कि जब ये हो जाता है बहुत से लोगों के साथ, बहुत कुछ होता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ निकलें, अपने आप को एक्टिविटीज में बिजी करें और अंडरस्टैंड करें कि आपसे क्या गलती हुई, आपने उस गलती को रिपीट नहीं करना, और अपने आप को ये मैसेज दें कि टू एयर इज ह्यूमन। सिंपल। ठीक है। मैम इसमें ये कंडीशन भी थी, ये तो खैर जनरली एक मैंने ऑन अ लाइटर नोट पूछा हमारी यूथ को लेके। हमारे यहाँ कभी भी हमारी फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव की जब डेथ हो जाती है, और आज का जो हम देख रहे हैं कोविड की कंडीशन में, एक नॉर्मल बंदा जो है कुछ ही दिनों में बीमार होता है और एक्सपायर हो जाते हैं लोग, तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों के साथ वो सिचुएशन गुजरती है और उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है अपनी लाइफ। तो आई थिंक ये पॉइंट्स उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अच्छा मैं एक जनरली पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के एक फैंटेसी होती है कि साइकोलॉजी के सेशंस किस तरह से होते होंगे, या सिर्फ बातों से डॉक्टर जो है वो कैसे पेशेंट को ईज करते होंगे। तो आप बता सकती हैं कि वो आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो साइकोलॉजी का किस तरह से होता है, वो सेशन का ड्यूरेशन किस तरह से होता है, आप क्या किस किस्म की एक्टिविटीज पेशेंट से करवाती हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान में? ओके, बेसिकली डॉक्टर साहब, ये तकरीबन कहा जाता है कि 8 से 12 सेशंस लगते हैं, लेकिन अगर आपका मसला इतना ज्यादा ना हो तो 6 से 8 सेशंस भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही सेशन में आए और आप ठीक हो जाएं।
एक मसला जिसको बनने में 6 महीने लगे हैं तो उसको जाने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। कुछ लोग सीबीटी करते हैं, कुछ लोग आरईबीटी करते हैं, कुछ लोग डीबीटी करते हैं, कुछ लोग बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। टॉक थेरेपी होती है, कुछ थोड़ा बहुत आपको होमवर्क करने के लिए देते हैं, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं होता। कुछ पेपर वर्क होता है जो कि आपने 4-5 मिनट के लिए डेली करना होता है। और लोगों के वर्बेटम ये होते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई, ये जर्नल वर्बेटम है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि एक दफा जरूर कोशिश करें थेरेपिस्ट के पास जाने की, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे थेरेपिस्ट के पास। क्वैकरी से बचने की कोशिश करें, हमारे मुल्क में क्वैकरी बहुत ज्यादा हो। ठीक है मैम। अगर हम आगे बात करें इसकी करियर ऑप्शन की, हमारे यहाँ एक बहुत ये क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने एफएससी की होती है कि हम साइकोलॉजी को अगर एज ए करियर ऑप्शन चूज करना चाहें तो इसमें किस तरह की आगे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं या फील्ड कैसी है, इसमें आगे हमारे लिए एज ए प्रोफेशन ये फील्ड कैसी रहेगी, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगी? अच्छा, यहाँ पे ना 2 बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आप क्लिनिक करके पैसा कमा सकते हैं तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये भूल जाएं कि आपने मरीजों से पैसा कमाना है। इस सोच से अगर आप फील्ड में आ रहे हैं ना, तो बराए मेहरबानी ना आए। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं फील्ड में आई तो मुझे लोगों ने कहा कि इसमें पैसा नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप अपने आज थोड़ा सा दिमाग चलाएं, लोगों से मिलें, मेंटोर से मिलें और मल्टीटास्किंग करें, तो इसमें बहुत कुछ है। और अगर आप खाली जॉब की तरफ ना जाएं, आप अपना बिजनेस करें, अपना सेटअप चलाएं, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप सेमिनार्स कर सकते हैं, आप शॉर्ट कोर्सेज करवा सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि आप मरीज देख देख के पैसा कमाएंगे, तो बराए मेहरबानी इस फील्ड में ना आए, कोई स्कोप नहीं है। ठीक है मैम, आई थिंक मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है साइकोलॉजी में? हमारे यहाँ बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब्स डेफिनेटली हैं। बहुत सी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी हैं, पुलिस में भी हैं, लड़कों के लिए आर्मी में भी हैं और नेवी में भी हैं। अब तो सही। जेल्स में भी हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स। अच्छा मैम, इसमें असल आगे में आपने स्पेशल। पूछ ऐसे शख्स से लिया है जिसने कभी गवर्नमेंट जॉब की नहीं। सही। मैम, इसमें आगे स्पेशलिटीज किस तरह की होती हैं साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में? आगे कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स भी होती हैं? बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में डोमेन्स नहीं होती, साइकोलॉजी में डोमेन्स होती हैं। जैसे आप एक दफा एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद आप हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मोर देन 25 फील्ड्स हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है और चल रही। ठीक है मैम। हम सब प्रोफेशनल्स जो हैं उनके फील्ड के मुतालिक लोग उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस फील्ड के मुतालिक कुछ ना कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन या जर्नल क्वेश्चन वो करेंगे कि आप हमें क्या गाइड कर सकते हैं। तो आपके साथ भी अमूमन ऐसा होता होगा कि लोग पूछते होंगे कि आप मुझे देखकर बताएं कि मुझे कोई मसला तो नहीं है, मुझे एंजाइटी तो नहीं, मुझे डिप्रेशन तो नहीं है। तो ऐसा होता है कि आप किसी को देखते साथ आप उसको गाइड कर सकें कि आपको ये इशू है और आपको ये चीज़ें करनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको 2 बातें बताऊंगी। पहली तो हमारे ना एक बड़े हमारे सीनियर सर हैं जिन्होंने हमें न्यूरो पढ़ाई, डॉक्टर अल्ताफ कादिर। उनसे हमने पूछा कि सर जब कोई हमसे ये सवाल पूछे तो हम क्या जवाब दें। तो उन्होंने कहा आप आगे से कह दिया करें जी कि आप बड़े क्यूरियस हैं अपने बारे में जानने के लिए, तो ये इस बात का जवाब है। रियलिटी ये है कि हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम हमारे पास आते हैं, हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। और हम उस क्लाइंट को बिल्कुल नहीं ठीक कर सकते जो कि ठीक ना होना चाहते। अक्सर मेरे क्लिनिक में लोग आके कहते हैं जी कि हम नहीं ठीक होना चाहते, तो मैं कहती हूँ जाएं जी, मैं कौन होती हूँ आपको ठीक करने वाली। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो कि मोटिवेटेड नहीं होते, जो कि बहुत डल होते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कुछ ना आम अल्फाजों में कि हमारी ढीठ कौम है, नहीं जी हमने नहीं ठीक होना, तो ना हो, क्या करने आए हो। ठीक है, तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तभी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। मैम, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है इस फील्ड को लेकर साइकोलॉजी को, कि जब भी हम किसी पेशेंट को
रेफ़र करते हैं या रिकमेंड करते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, या किसी भी शख्स को अपनी सोसाइटी में हम ये कहें कि आप अगर स्ट्रेस में हैं या आपका कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनल ओपिनियन लेनी चाहिए। तो आगे से हमें एक बड़े अजीबोगरीब से रिस्पॉन्स मिलते हैं कि आप हमारे बारे में क्या समझते हैं, आप मुझे पागल समझ रहे हैं, आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, हमें किस तरह से गाइड कर सकते हैं एक ऐसे पेशेंट को जिसको हम रेफर करना चाह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ? ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना एक बात है, आप समझाते उस शख्स को हैं जो कि डिस्कशन करना चाहता है। जो आर्ग्यूमेंट करना चाहता है ना, उससे तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। और उर्दू में मैं इस तरह से कहती हूँ कि जो बात करना चाहता है उससे बात करनी चाहिए, और जो बहस करना चाहता है उससे तो बहस ही नहीं करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को इस तरह से गाइड करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक साइकोटिक, जो कि काफी हद तक अपना दिमागी तवाज़ुन खराब कर चुके होते हैं, जिनको पागल कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया उनको पागल कहती है। फिर न्यूरोटिक होते हैं, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी होती है। लेकिन हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनको करियर इश्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के साथ इश्यूज होते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार गया है या फिर आप गए हैं, तो जब वो लोग ये सुनते हैं कि आप भी गए हैं, तो वो आने की कोशिश करते हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी क्वेश्चन, पर्सनैलिटी मेकिंग के हवाले से या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बिहेवियर की आपने बात की थी, यकीनन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या टिप्स होते होंगे जो आप पेशेंट्स को या आम जनरल पब्लिक को अवेयर करना चाहते होंगे उसके बारे में कि हम कोई भी शख्स अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं या अपने बिहेवियर को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप गाइड कर सकती हैं जो सब लोग घरों में कर सकते हो या उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो? ओके, देखिए रमजान का महीना है और ज्यादातर मुसलमान सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी मजहब का अगर मुझे कोई शख्स सुन रहा है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, हम किसी भी मजहब से होना, कोई मजहब हमें ये नहीं कहता किसी को मार दो, कुछ कर दो। हर मजहब हमें ना अच्छी बात ही सिखाता है, जिसे हम इस्लाम में कहते हैं हकूकुल इबाद। जिस इंसान का इखलाक अच्छा हो जाए ना, और जो अपने इखलाक पे काम कर दे, तो दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नंबर 1। दूसरा, आप अगर कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को सर्च करें इंटरनेट पे, आपको कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स का एक स्केल मिलेगा, तो आप उसको फिल करके देख सकते हैं कि आप कौन सी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को लैक कर रहे हैं और कौन सी आपकी अच्छी हैं। तो जिनको आप लैक कर रहे हैं, जैसे अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप केयरिंग नहीं है, आप एग्रेसिव हैं, तो आप उन सारी स्ट्रेंथ्स पे काम कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट पे नहीं जाना चाहते, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेंथ्स है, आई गेस आप वो सर्च करें, उन पे काम करें, उससे बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो नहीं सकती आपकी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत प्यारी बात की और आपका हमने बहुत सारा टाइम भी लिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपनी रूटीन से। और रमज़ान में चीज़ें डिफ़िकल्ट रहती हैं, खासकर फीमेल्स के लिए, और घरों में भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर भी सेशन रख सकते हैं आने वाले दिनों में। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज आती हैं तो आप कोई आखिर में चीज़ ऐड करना चाहें तो यू आर वेलकम। फिर हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। ओके, आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो वो 30 फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमारा जो मैसेज है वो 30 फैमिलीज तक जाए, उन तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। एक दफा आप लोग लेकर जाएं, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने रेपो कैसे डेवलप करनी है। और अगर आपको लगता है जी कि कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे पास नॉन अफोर्डिंग वालों के लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि उनको कैसे टैकल करना है। सो आई विल बी देयर टू हेल्प दोज पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी डिटेल्स आपको डॉक्टर साहब देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा पहले आपसे डिस्कशन हुई तो आपने हमें बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपने ये खुद ही वॉलंटियर किया था कि हमारे पास कोई भी हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं साइकोलॉजी रिलेटेड, तो हम उनको हेल्प आउट करते हैं किसी भी तरह से, हम उनको गाइड कर सकें तो फाइनेंशियली भी, और उनके सेशन में उनको डिस्काउंट या कंसेशन वगैरह भी की जाती है। तो मैम मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे सेटअप पर भी मार्टन
फार्म में हम अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वहाँ पर पेडियाट्रिक केसेस या और भी कुछ फिजिकल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन केसेस या ऑर्थोटिक्स के हवाले से जो भी केसेस होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं करते कम्युनिटी में, जो ये सेशन नहीं ले सकते, तो हम उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आपने भी उसमें खुद को वॉलंटियर किया कि अगर किसी को ऐसी सर्विसेज चाहिए होते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड तो आप भी हाजिर हैं। तो मैं उसके लिए आपका फिर से एक दफ़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, और अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके मैम, खुदा हाफिज़।